part of the statement creation statement, object creation statements. क्लास नेम, यहाँ पर ये इसको फर्स्ट पार्ट इज डिक्लेरेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन मीन्स इट इज द डिक्लेरेशन ऑफ द क्लास नेम। कंसिस्ट ऑफ द क्लास नेम, ठीक है। तो क्लास का नेम क्या है, एम्प्लॉय, और ईएमपी इज व्हाट, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा होता है एम्प्लॉय EMP equals to new. देखो first part of the statement is known as declaration. Second part till the new keyword is known as instantiations. Instantiations means it is used to allocate the dynamically memory. मेमोरी ऑब्जेक्ट को मेमोरी, देखो यहाँ पे कंपाइलर को क्या समझ में आया फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर, जहाँ पे मैंने लिखा है एम्प्लॉय EMP, इट मीन्स एम्प्लॉय इज द क्लास और EMP इज द ऑब्जेक्ट नेम, सिर्फ इतना। अब इस ऑब्जेक्ट को डायनामिक मेमोरी इनिशियलाइज करानी, मीन्स मेमोरी में स्पेस देनी है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंस्टानिएशन, ठीक है। तो उसके लिए स्टेटमेंट का कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट, दैट इज द एम्प्लॉय EMP इक्वल्स टू न्यू, मीन्स क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम एंड इक्वल्स टू न्यू। फिर इसके बाद होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब कि अभी क्या इनिशियलाइज करना है, देखो भाई कंपाइलर को बता दिया कि मेमोरी एलोकेट करानी है ना, मेमोरी एलोकेट करानी है, बट कौन सी, कितनी कितनी मेमोरी एलोकेट कराएंगे वो पता कैसे चलेगा, वो क्लास के डेटा मेंबर से पता चलेगा जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, देन कंपाइलर विल एलोकेट द गिवन मेमोरी टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, इंस्टानिएशन, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में जब हम पूरी स्टेटमेंट लिख देते हैं, कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, दैट इज नोन एज इंस्टानिएशन, और जिसमें कि हम सिर्फ न्यू कीवर्ड तक लिखते हैं, दैट इज नोन एज सॉरी, जब कंस्ट्रक्टर को लिखते हैं तो दैट इज नोन एज इनिशियलाइजेशन, जब न्यू कीवर्ड को लिखते हैं दैट इज नोन एज इंस्टानिएशन, और डिक्लेरेशन जिसमें क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं, दैट इज ओनली। बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोल ऑफ द न्यू कीवर्ड, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, पार्ट ऑफ द क्लास, हाउ मेनी पार्ट ऑफ द क्लास, मीन्स क्लास के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं, क्लास के अंदर हम डेटा मेंबर्स लिखते हैं, मेंबर मेथड लिखते हैं, और कंस्ट्रक्टर भी लिखते हैं। कंस्ट्रक्टर का मतलब कि हम क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं। देखो भाई कैसे होता है, यहाँ पर ये क्लास का ब्लॉक डायग्राम जैसे कि ये, ठीक। अब इसके अंदर यहाँ पे मैं बनाऊंगी कुछ डेटा मेंबर्स उस क्लास के, ठीक। देन मेंबर मेथड्स, डेटा मेंबर्स लाइक, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा रोल नंबर, ठीक, नेम, जो भी मैंने लिखा, और यहाँ पे मेंबर मेथड जैसे कि डिस्प्ले, मेथड है, मेथड, मेथड का मतलब होता है, ये देखो मैंने डिस्प्ले फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस जो किया है ना, वो मेथड। अब इसको एक्सेस करने के लिए हियर आई कैन यूज द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगी इनका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट बना है, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो इस क्लास का नाम हो सकता है एम्प्लॉय, ठीक, और इस ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है EMP, ठीक। अब इस एम्प्लॉय, इस क्लास के अंदर कितने पार्ट हो गए, अभी देखने में हमें क्या लग रहा है, ये रोल नंबर मीन्स दिस इज द डेटा मेंबर, और यही डेटा मेंबर इज नोन एज फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल ऑफ द क्लास, ठीक है। और ये जो मेंबर मेथड है, ये मेंबर फंक्शन, बिहेवियर, पब्लिक इंटरफेस और फंक्शन, ये सब सेम है, ठीक है। और ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब है यहाँ पे हमने बताया है कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। तो बाय दिस वी आर हैविंग 3 पार्ट्स ऑफ द क्लास, कौन कौन से बोल के बताओ, डेटा मेंबर्स, सेकंड मेंबर मेथड्स,
और तीसरा कंस्ट्रक्टर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन that how many part of the class. 3 parts of the class. First is attribute, methods or constructor. Attribute is only known as the data member fields. ठीक है, जो वैल्यूज स्टोर करेगा, मतलब जो वेरिएबल जो वैल्यू स्टोर करेगा वो. मेथड का मतलब है जो भी फंक्शन हम उसके अंदर लिखेंगे ना वो. और कंस्ट्रक्टर का मतलब है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कराने के लिए हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं. ठीक, आई होप इट इज क्लियर. देन आफ्टर इट प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ये थोड़ा सा थियरी पार्ट है. Principles of the object-oriented programming, basic principles for abstraction, encapsulation, inheritance and polymorphism. ठीक है, तो abstraction क्या होता है? Representation of the essential features of the system without getting involved into the complexity of the entire system. देखो ऐसा होता है कि सपोज करो कार चलाना सीखना है, तो कार चलाना सीखने के लिए आई मस्ट नो कि भाई व्हाट इज द एक्सीलरेटर, व्हाट इज द क्लच, गियर, स्टीयरिंग, बस इतना ही मुझे, और ब्रेक, सिर्फ इतना ही मेरे को जानना है ना. ठीक है, सिर्फ इतना ही मुझे पता होना चाहिए. किसके लिए? कार चलाने के लिए, राइट. उसके अलावा मुझे ये नहीं समझना, मतलब समझने की जरूरत नहीं है कि इसमें कौन सा इंजन वर्क कर रहा है, कौन सा क्लच तब मैं प्रेस करती हूँ तो वायर कौन सा पुल होता है और फिर ब्रेक लग जाता है. ये सब जानने की जरूरत नहीं है. बट ऑल द मैकेनिज्म इज वर्किंग बिहाइंड. ठीक है, बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं पूरा मैकेनिज्म वर्क कर रहा है, तभी तो कार ड्राइव कर पाते हैं हम. बट देयर इज नो नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट ऑल दीज थिंग, है ना. तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज है ना वो हाइड कर ली है, और जो जो यूजर को जरूरत है बस वही चीजें करने के लिए दी गई है, राइट. तो जो कॉम्प्लेक्सिटीज हाइड कर ली है, मतलब कि essential features represents the essential features, means you are giving the essential features to the user but you are not giving the complexity. So this feature is known as abstraction. ठीक है, सेम ऐसा ही होता है एनकैप्सुलेशन, थोड़ा सा मिलता जुलता है. एनकैप्सुलेशन क्या होता है? जिसमें कि हम डेटा और मेंबर मेथड दोनों को एक साथ बाइंड करके रखते हैं क्लास के अंदर. देखो एनकैप्सूल मतलब कि ये वर्ड बना है कैप्सूल से. कैप्सूल के अंदर हम मेडिसिन कैसे रखते हैं ताकि वो बनी रहे उसके अंदर और सेफ रहे, इम्प्योर नहीं हो जाए. तो सेम ऐसे ही कैप्सूल एनकैप्सुलेशन मतलब क्लास के अंदर हम डेटा और फंक्शंस दोनों को बाइंड करके रखते हैं. देन वी आर एक्सेसिंग देम बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट. ठीक है, ताकि वो सेफ रहे. ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन? ये इसका ये यूज है कि इंफॉर्मेशन हाइड होती है, डेटा हाइड कर सकते हैं, मॉड्यूलरिटी कर सकते हैं, और ये बेनिफिट्स हैं किसके? एनकैप्सुलेशन के. नाउ द इनहेरिटेंस. व्हाट इज द इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस मींस मीनिंग, लॉजिकल मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस इज मदर टू चाइल्ड. ठीक है, व्हेन द मदर मींस व्हाटएवर फीचर देयर पेरेंट्स आर हैविंग. ठीक है, तो वही फीचर्स चाइल्ड में भी आते हैं और चाइल्ड के खुद के अपने फीचर्स भी होते हैं. तो सेम ऐसे इनहेरिटेंस में क्या होता है? मैंने कोई एक प्रोग्राम बनाया, एक क्लास बनाया, उसका पूरा का पूरा कोड मैं रीयूज करना चाहती हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट द कोड. ये जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं वो कोड अगर मैं पूरा का पूरा यूज करना चाहती हूँ तो आई मस्ट यूज द इनहेरिटेंस. अगर मैंने इनहेरिटेंस यूज कर लिया है तो जिस भी क्लास में मैंने उसे कॉल किया है पहली वाली क्लास को, तो उसका सारा का सारा कोड वहां पे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा. इसका मतलब ये नहीं कि कोड कॉपी होके आ जाएगा, नहीं, आई कैन यूज इट. सपोज मैंने कैलकुलेटर क्लास बनाई और फिर अब एक साइंटिफिक कैलकुलेटर क्लास बनाई, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर क्लास के अंदर आई कैन कॉल द कैलकुलेटर क्लास बाय यूजिंग द इनहेरिटेंस. Polymorphism is what? One thing in the multiple form. Means it is the capability of an interface to do the different things based on the data of the different type. It accept the given desired output accordingly. देखो कैसा होता है, एक ही person can play the different role. If you are here in the class, तो your behavior should be like the student. ठीक है, फिर अभी आप अगर कहीं किसी सेमिनार में जाते हो, you are representing your school, then your behavior will be totally different. ठीक है, फिर उसके बाद suppose if you are playing with your friends in the playground, ठीक है, then your behavior will be different. If you are going to attend some function, some party, some occasion, तो फिर your behavior will be different. Means you are only the one person, but according to the condition, according to the situation, you are playing the different roles.
ओके, सो दिस इज नोन एज द पॉलीमॉर्फिज्म। ये चारों हमेशा क्लास किसी भी एग्जाम में जरूर आते ही आते हैं, चारों में से कुछ भी। तो ये डेफिनेशन एकदम बाय हार्ट हो जानी चाहिए चारों की। नोट्स में मैंने बहुत अच्छे से दी हुई है ये सब डेफिनेशन, ये नोट्स की कॉपी मैंने ओपन की हुई है यहाँ पर। यू मस्ट रिमेम्बर, यू मस्ट लर्न ऑल दीज 4 definitions. Now the benefits as such is not much important, but reusability, inheritance, data hiding, reduce the complexity, easy to maintain, message passing, modifiability, dynamic binding. All these are the benefits of object-oriented programming. Okay, now these important questions, जिनके के answers भी मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं. We will discuss these answers when during the job sheets. जब job sheet में आएगा तब तक. Why the abstraction, or why this is instance is non-edge, or what is the difference between the class and the object and all. So by that I have done the lesson number 1. Now the lesson number 2 is history and the development of the Java programming. ये हम बाद में करेंगे, इसके पास at 11:45.